नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज हम शुरू कर रहे हैं BHIC 133 जो कि पूरा मिडेवल हिस्ट्री के बारे में है। और यहाँ हम एक एक चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट ना रह जाए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किताब तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, ट्रेंड्स इन हिस्ट्री राइटिंग, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कुछ खास नहीं है कि हिस्टोरियंस के बारे में एक जनरल आपको दिया गया है कि किस टाइप के हिस्टोरियंस थे, जैसे अरबिक और पर्शियन हिस्टोरियंस थे। फिर थोड़ा सा आपको इन्होंने बता रखा है कि सल्तनत काल में कौन कौन से हिस्टोरियन फेमस थे, मुगल काल में कौन कौन से हिस्टोरियन फेमस थे। फिर हम देखेंगे मेमोइर्स, इंशा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक सूफी राइटिंग्स के बारे में जानेंगे। फॉरनर्स जो इंडिया में आए थे उन्होंने क्या लिखा हिस्ट्री, हमारे रीजनल हिस्ट्रीज भी बहुत सारी थी, हिस्टोरियंस थे वो भी। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि जो हिस्टोरियोग्राफी का चैप्टर है ना, आपने पढ़ा है हिस्टोरियोग्राफी अपने दूसरी बुक में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, आप आगे पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री लेखन, इतिहास लेखन जो है ना, हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास लेखन, हिस्ट्री किस तरीके से लिखी गई थी, किस किस ने लिखी गई थी, एक जनरल इंट्रोडक्शन है। आप जानते हो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है। मेन तो अगर लिटरेचर है तो वो तो बिल्कुल बेस्ट है, नहीं तो फिर आर्कियोलॉजी और न्यूमिस्मेटिक में हम डिपेंड करते हैं, एपिग्राफी हमारे लिए होती है। ज़्यादातर आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंड करते हैं हम, है ना। बट अगर कहीं पे रिटन हिस्ट्री है तो उससे बेस्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और मिडेवल हिस्ट्री में भर भर के राइटर्स हमें मिलते हैं, है ना। मिडेवल इतिहास, जब तक मिडेवल पीरियड शुरू हुआ तब तक लोगों में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिविटी आ चुकी थी कि हाँ, हमें लिखना है, इतिहास लिखना है, अपने बारे में जानने का लोगों को उत्सुकता हो चुकी थी कि क्या हुआ था पहले और जो अभी चल रहा है उसके बारे में भी लिखें। तो ये एक उस ज़माने में ट्रेंड नया शुरू हुआ था। हालाँकि अब हमारे इतिहास में तो पहले भी लिखते आए हैं, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो खैर हम एंशिएंट में अभी नहीं जाएँगे, हम इस चैप्टर में सिर्फ मिडेवल पे फोकस करेंगे। मिडेवल, क्योंकि ये मिडेवल हिस्ट्री की किताब है तो हम सिर्फ मिडेवल पे फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम, सबसे पहले तो बात ये उठती है कि भाई हिस्ट्री लिखते ही क्यों था, कोई क्यों इतना टाइम लगाएगा हिस्ट्री लिखने के लिए। देखो, कुछ लोग तो हिस्ट्री इसलिए लिखते थे कि उनका नाम हो जाए, फेमस हो जाए हम। कुछ हिस्ट्री इस भगवान के नाम पे लिखते थे, है ना, कि भगवान की इच्छा है तो इसलिए हमें लिखना चाहिए। और कुछ लोगों को कौन, राजा महाराजा सपोर्ट करते थे कि हाँ तुम हमारे बारे में लिखो, हमारे गान गाओ, गुणगान गाओ, तो इस चलते उनको रखा जाता था हिस्ट्री लिखने के लिए। तो ये मेजर कारण से हिस्ट्री इस तरीके से हमारे सामने आती है, रिकॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं हिस्ट्री के। अब अरेबिक और पर्शियन हिस्ट्री, अब देखो आप जानते हो कि मिडेवल हिस्ट्री का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इस्लाम से रिलेटेड है ना। तो इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था, मिडिल ईस्ट में हुआ था। अब वहाँ पे दो टाइप की लैंग्वेजेस हैं, एक तो अरेबिक और एक पर्शियन। अरेबिक तो आप जानते हो सऊदी अरबिया वगैरह में है, जो लैंग्वेज बोली जाती है वो अरेबिक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द जो आपका मिडिल ईस्ट है वो अरेबिक लैंग्वेज यूज़ करता है। सिर्फ एक ईरान है, वहाँ पर्शियन यूज़ होती है लैंग्वेज, ठीक है। तो अरेबिक जो अरेबिक जो हिस्टोरियंस थे ना, वो सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही नहीं लिखते थे, वो उस जमाने के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखते थे, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में, या कल्चर के बारे में भी लिखते थे, रिलीजन के बारे में भी लिखते थे, मिलिट्री के बारे में भी लिखते थे, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट्स के बारे में भी लिखते थे। इसके साथ साथ वो राजा के बारे में भी लिखते थे, डायनेस्टीज के बारे में भी लिखते थे, और राजाओं की जो संधियाँ होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, सबके बारे में लिखा जाता था। मतलब ओवरऑल सब चीज़ मेंशन की जाती थी। इसलिए जो अरेबिक हिस्ट्री है उसको हम मानते हैं कि वो ट्रू हिस्ट्री है ना। और अरेबिक्स मानते भी थे कि हिस्ट्री जो होती है वो एक क्या होती है, बायोग्राफी ऑफ नेशन होती है, ठीक। तो अरेबिक अरेबिक लोग जो थे उन्होंने हिस्ट्री रिटर्न का भी एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका निकाला था। उसको क्या बोला जाता था, इस्नाद बोलते थे, जिस जो कि क्या होता है आपका, चेन ऑफ नरेटर्स। अब ये उन्होंने कैसे डेवलप किया था, क्योंकि देखो इस्लाम का जब उदय हुआ तो मोहम्मद ने जो चीज़ें सिखाई तो उस समय इमीडिएट किसी ने लिखी नहीं, है ना। तो
वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलता रहा, जैसे हमारे हिंदुओं में पुराण वगैरह है ना। गुरु सिखाते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी। बट इसमें कई बार क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने में, वो अपना इंटरप्रिटेशन ऐड कर देता है ना, कोई ना कोई। अब देख लो, अब कॉमन सी बात है, अगर हम एक दूसरे को बात बताते हैं तो वो दूसरा तीसरे को बात थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही बताता है, या अपने चीज़ को एनालाइज करके उसमें ऐड करता है। तो इसी तरीके से होता था। जब कई जनरेशन निकल गई तो उनको लगा, अरेबिक लोगों को लगा कि हाँ नहीं, हमें जो उनकी कुरान बनी तो वो इसी तरीके से बनी कि डीप रिसर्च की उन्होंने, कि जो मोहम्मद ने बताया था वही लिखा जाए, ऐसा नहीं कि किसी के इंटरप्रिटेशन हो और कुछ मिस हो जाए। तो उन्होंने बड़ा डीप साइंटिफिकली रिसर्च करके उसको प्योर जो ट्रुथ था वो लिखा है ना। तो ये मेथड ऑफ ट्रेडिशन जो आया उस हिस्ट्री राइटिंग, वो क्या कहलाया, इस्नाद कहलाया, है ना। तो चेन ऑफ नरेटर्स को सबसे पहले यूज करने वाले राइटर्स में से थे बालाधुरी, जिन्होंने लिखी थी फतह उल बुल्दान। देखो यहाँ पे ना आप एक चीज़ और देखोगे कि अभी हम बहुत सारी हिस्ट्री की किताबों के नाम लेंगे हम, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में है ना, किताब के नाम सारे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना रहे, आपको लगेगा अरे यार ये क्या है, याद नहीं हो रहा नाम, समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार सुनो, 2-3 बार पढ़ोगे, आपको भी याद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम। पहली बार कोई चीज़ हम भी देखते हैं, जब हमने भी पढ़ी थी तो हमें भी लगता था यार ये नाम कैसे याद रहेंगे। बट बहुत आसान है, आप आराम से याद कर लेते हो 2-3 बार पढ़ने के, ठीक है। कुछ का तो आप पहले से ही नाम जानते होगे, आप देखोगे तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। थोड़ा मोड़ा बुक्स के नाम में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बट आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक। फिर इसी ट्रेडिशन में अलमसूदी एक था हिस्टोरियन। अब उसने एक और चीज़ इसमें ऐड की कि अरेबिक ट्रेडिशन में उसने ज्योग्राफी के बारे में भी लिखना शुरू किया, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी लिखना शुरू किया। अलमसूदी कई बार इंडिया और श्रीलंका आ चुका था। उसने हिस्ट्री तो लिखी ही लिखी पूरी, उसने ये भी लिखा कि एनवायरनमेंट का, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट का हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से उसने कॉज एंड इफेक्ट का जो ये कंसेप्ट होता है ना साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग का, वो ऐड किया, ठीक। बाद में और भी हिस्टोरियंस आए, जो कि जो कोर्ट होता था, कोर्ट मतलब आपका जो राज दरबार होता था, है ना, राजा का दरबार होता था, वहाँ के ऑफिसर्स स्कॉलर्स ने भी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी, है ना। अपार्ट फ्रॉम, मतलब प्रोफेशनल हिस्टोरियंस तो होते ही थे, उसके अलावा जो राज दरबार में ऑफिसर्स थे, हिस्टोरियंस थे, रूल और स्कॉलर्स वगैरह थे, उन्होंने भी अपने अपने हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी, क्योंकि वो राजा के आसपास रहते थे, वो बड़े करीब से देखते थे इवेंट्स वगैरह, तो उनका अपना भी ओपिनियन था, है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को लिखना बेहतर समझा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमें लिटरेचर मिलता है मिडिवल पीरियड का। एंशियंट में भी हमारे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिखी हुई है। हालांकि कहानियों के फॉर्म में भी है, पुराण के फॉर्म में भी है, जातक के फॉर्म में भी, कई तरीके से है हमारी कहानियाँ, कई तरीके से हमारी हिस्ट्री लिखी गई है। एंशियंट भी रिसोर्स कम नहीं है। और है ना, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि अरेबिक में ये ट्रेडिशन आया कि जो राजा थे उस जमाने के ना, सुल्तान वगैरह जो थे, उन लोगों ने हिस्टोरियंस को पनाह दी, उनको जगह दी, उनको बोला कि लिखो हिस्ट्री। तो फिर थोड़ा सा एक टिल्ट आता है जब वो लोग, मतलब बाकी सोशियो इकोनॉमिक कल्चर रिलीजन वगैरह को छोड़ के थोड़ा सा डायनेस्टिक हिस्ट्रीज की तरफ चल जाते हैं, कि वो उन्हीं के बारे में लिखते हैं, राजाओं की पढ़ाई करते रहते हैं, है ना। इसमें एक नाम आता है अल उतबी का, जिसने लिखी थी तारीख यमनी। अब उसने तारीख यमनी में सपुतगिन से लेकर के मोहम्मद गजनी तक के लिखा है। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा राजा की तारीफ तो की है, लेकिन रिटोरिक फॉर्म में की है, व्यंग करके की है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, उस जमाने की जो प्रॉब्लम्स थी उसने उसको मेंशन भी कर दिया और राजा को बुरा भी नहीं लगे, इस तरीके से। फिर एक और बहुत ही फेमस राइटर है अल बरूनी, आपने नाम सुना होगा। वो क्लासिक ट्रेडिशन, अरेबिक हिस्ट्री ट्रेडिशन में बिलीव करता था, उसने अब सब कुछ लिखा।
फिर पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी क्या है भाई? तो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी कुछ नहीं, उसमें जो था रूलर सेंट्रिक होते थे वो लोग, है ना? राजा के बारे में ही लिखते थे और उनकी डायनेस्टीज के बारे में लिखते थे। उनसे जो भी राजा से रिलेटेड चीज़ें होती थी बस उसी को फोकस करते थे और उनका और कुछ फोकस नहीं होता था। आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में वो बहुत ही कम लिखते थे। अब इनमें कौन फेमस थे ज़्यादातर? जो पर्शियन हिस्टोरियन है, जैसे मिनहाज सिराज है, उसने कौन सी किताब लिखी? तबकात नासिरी लिखी है। अब तबकात नासिरी किसके बारे में है? नसरुद्दीन महमूद के बारे में है। फिर एक और नाम बड़ा फेमस है पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी में, बर्नी। उसने तारीख फिरोज शाही लिखी है, फिरोज शाह तुगलक रेन के बारे में। फिर एक है आरिफ कंधारी, जिसने तारीख ए अल्फी लिखी है अकबर के बारे में। ठीक। फिर इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी है मोहम्मद मुतमाद खान ने। ठीक। तो ये सारे के सारे हिस्टोरियंस थे पर्शियन के, जो काफ़ी नामी हुए। ठीक है ना? इंडिया में ज़्यादातर जो हिस्ट्री मिलती है वो हमें पर्शियन हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि मुगल्स जो इनिशियली थे वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक। तो हम अब देखते हैं आगे कि जो दिल्ली सल्तनत काल था उस जमाने में कौन कौन से फेमस राइटर हैं उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है ना? अब उस जमाने में भी उस जमाने का सबसे फेमस नाम एक जो है, उसको सच में माना जाता है कि फर्स्ट ऑफिशियल हिस्टोरियन था, उसका नाम था हसन निजामी, है ना? उसने दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट, जो कि बैटल ऑफ तराइन से है 1191-92 मानी जाती है, तब से लेकर के 1229 एडी तक वो लिखता है। फिर एक किताब आती है मिनहाजुस सिराज की, तबकात नासरी। वो उसने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा है। ये भी डायनेस्टिक हिस्ट्री है। इसमें सिराज ने अ, एकदम आदमी की शुरुआत से लेकर के खलीफाओं तक के बारे में लिखा है। उसके बाद फिर एक एक डायनेस्टी के बारे में हर चैप्टर में लिखता है। और फिर जब वो नसरुद्दीन महमूद के बारे में लिखना शुरू करता है तो एनुअली क्रॉनिकल्स लिखता है कि इस साल क्या हुआ, अगले साल इस साल क्या हुआ, एक डेट डालता है, फिर उसके अगले साल को क्या हुआ, वो ऐसे करके हर साल के बारे में इवेंट्स लिखता है। फिर एक और इस जमाने का बड़ा ही फेमस राइटर है आमिर खुसरो, आप सब जानते होंगे। उसने एक किताब लिखी थी किरण उस सदैन। वो किस बारे में था? वो थी किताब जब सुल्तान कैकोबाद मिलने जाता है बुगरा खां से, उसके बारे में। इस किताब में वो दिल्ली के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत डिटेल में लिखता है, कोर्ट लाइफ के बारे में लिखता है, जो उस समय दावत होती थी, शाही दावतें होती थी, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से उसने मेंशन किया है ना? फिर एक आमिर खुसरो ने एक और किताब लिखी थी तुगलकनामा। उसमें उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे विक्ट्रीज के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। ठीक। फिर इसामी हैं एक बहुत ही फेमस राइटर, उन्होंने एक किताब लिखी है फतह सलातिन। उसमें ज़्यादातर उन्होंने गजनी से लेकर के 1349 तक की हिस्ट्री मेंशन की है। अब इसमें इसामी जो है उन्होंने डेट्स वगैरह का ना थोड़ा सा गलत डेट्स मेंशन की है। और लेकिन हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो सिर्फ इसामी ही लिखता है और कहीं हमें नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल, इसामी ने बताया है कि हाँ, बलबन ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को जहर देके मारा था। ये सिर्फ इसामी ही बताता है और कहीं नहीं हम मिलता है ये बात। मे बी इसामी ने सच लिखा हो या गलत झूठ बोला हो, कह नहीं सकते। बट बाकी किसी ने इसलिए नहीं लिखा हो शायद क्योंकि वो डरते थे बलबन से बहुत ज़्यादा, और इसामी ने बहुत बाद में लिखा है तो हो सकता है इसने सच लिखा हो। फिर एक किताब आती है तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ की। ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही लिखता है। इसने फिरोज शाह तुगलक की जो एक्सपेडिशंस थे लखनौती, जहाजनगर, नगरकोट, ठट्टा, उसके बारे में लिखता है। और इसने एक थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है कि क्यों दिल्ली के सुल्तान तैमूर से 1398 में हारते हैं, है ना? इसने एनालिसिस करने की कोशिश की है। इसने ये भी बताया कि किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, वहाँ बहुत करप्शन था, सारा बताता है। फिर अफीफ ने
बिल्डिंग्स के बारे में बताया, गार्डन्स का बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने जो कैनल्स बनाया उसके बारे में भी बहुत डिटेल से बताया है। तो ये कुछ एक राइटर्स थे जो आपके दिल्ली सल्तनत काल में फेमस थे। इनमें से बहुत ही ज़्यादा फेमस एक था जियाउद्दीन बर्नी, है ना। जियाउद्दीन बर्नी ने 2-3 किताबें लिखी हैं, बड़ी फेमस, लिखी तो बहुत सारी हैं बट 2-3 बहुत ही मानी हुई किताबें हैं। जैसे कि तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, सहीफाए नत ए मोहम्मदी। और बर्नी की किताबों के थ्रू ही हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे, जो प्राइस कंट्रोल है उसके बारे में हमें पता चलता है, प्राइस कंट्रोल की जो पॉलिसी फॉलो करता था वो, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जैसे कि सीरी फोर्ट का निर्माण जो उसने किया था, जामी मस्जिद का, बहुत सारे सिटीज और टाउन्स बताए थे उसने, हौज खास एरिया, जो हौज खास जो बनाया है दिल्ली का। हालांकि बर्नी अलाउद्दीन को पसंद नहीं करता था क्योंकि अलाउद्दीन शरिया को मानता नहीं था पूरे दिल से, तो इस चलते वो उसकी बुराई भी करता है थोड़ी सी। हालांकि वो बताता है कि अलाउद्दीन के राज में जो है सल्तनत काल बहुत तरक्की करता है, खास करके दिल्ली। और एक जो अकाउंट है अफगानपुरा की ट्रेजेडी जो है, जिसमें कि बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कारण ही उसके फादर की डेथ हुई थी, तो वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही इनोसेंट था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो जो डेथ थी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। वो मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बड़ाई करता है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में भी बोलता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, जेनरसिटी के बारे में भी बोलता है। वो बताता है कि हाँ देखो वो किस तरीके से बहुत ही रैशनल था आदमी, और फिलोसफर्स और रैशनलिस्ट को बहुत पसंद करता था। ठीक है, तो ये सब बातें वो लिखता है थोड़ी बर्नी। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, हमारे सामने आ जाता है मुगल्स। हालांकि देखो बस जितने अभी हमने राइटर्स के नाम और जो हमने बुक्स के नाम पढ़े बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, बट आपका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक चैप्टर में सब कुछ हम डिस्कस कर सकें। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और इस तरीके से हमें इतिहास का पता चला, मेडिवल हिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट यही है, मतलब आपको बताने का। ठीक, तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स मुगल्स के समय में, कि मुगल्स के टाइम में कौन कौन हिस्टोरियन फेमस थे। अब मुगल काल में तो भरा हुआ है, 300-400 साल का राज है इनका, 200-300 साल का राज है, तो मतलब उस समय इतने सारे हिस्टोरियंस पैदा हुए, है ना, कि क्या ही बोला जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर। आप वैसे तो बाबर ने भी लिखी थी अपनी बायोग्राफी, बट आपकी किताब में अकबर से शुरू हुआ था, हम अकबर से ही पढ़ते हैं। तो अब देखिए अकबर के टाइम में बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, है ना। उसमें से एक किताब लिखी गई तबकात अकबरी, जिसको किसने लिखा था, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक, अब निजामुद्दीन ने क्या कोशिश की कि इसको नौ, 9 तबकात में बांटा, और हर तबकात जो था एक रीजन के बारे में बताता था। ठीक है, अ, जैसे कि दिल्ली, गुजरात, बंगाल, मालवा, जौनपुर, सिंध, कश्मीर और मुल्तान। अब वो चाहता था कि मैं इन सारी सिटीज और कस्बों के बारे में भी लिखूं। इसी किताब से हमें पता चलता है कि अकबर के टाइम में 120 सिटीज और 3200 कस्बे हुआ करते थे। अब वो चाहता था हर किसी के बारे में बहुत डिटेल में लिखूं, लेकिन वो लिख नहीं पाया। फिर अकबर के टाइम में एक और बहुत ही फेमस राइटर था बदाऊनी, उसकी एक सबसे फेमस किताब आती है मुंतखा त्वारिख। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये वाली किताब उसने चुपके से लिखी थी, छुप छुपा के लिखी थी, और इसमें उसने अकबर की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी लिखा है बहुत कुछ। ये 3 वॉल्यूम में थी। पहले में उसने सबुद्दीन से लेकर हुमायूं तक लिखा है, दूसरे में उसने सिर्फ अकबर के बारे में लिखा है, अकबर के राज के बारे में, और तीसरे वॉल्यूम में उसने लिखा है बायोग्राफीज इसकी, उलेमास की, पोएट्स की, फिजिशियंस की। ये बदाऊनी ही था जिससे हमें पता चलता है, बदाऊनी के अकाउंट से ही हमें पता चलता है इबादत खाना में क्या क्या डिस्कशन होता था, क्या नहीं होता था। इसने ये सब
किसने लिखा है? बदाऊनी ने लिखा उसके बारे में। इवन जो अकबर का मजहार है ना, उसका भी ड्राफ्ट पूरा हमें बदाऊनी के राइटिंग से ही मिलता है, अबुल फजल ने नहीं लिखा। अब देखो ये सब कुछ एक बातें जो है मजहार, इबादत खाना, ये हम आगे पढ़ेंगे, और आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हो, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस का, सॉरी, आप हिस्ट्री के लिया आपने ग्रेजुएशन में, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ के आए हो जूनियर क्लासेस में, आपको पता है बातें। अब जहांगीर के टाइम की बात करें, अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर के टाइम में एक बहुत ही फेमस राइटर था, कौन? मुतामद खान। उसने किताब लिखी कौन सी? इकबालनामा है जहांगीरी, 3 वॉल्यूम में थी। और पहले में तो वो हिस्ट्री तैमूर से लेकर के हुमायूं तक के बारे में लिखता है, दूसरे में वो अकबर के बारे में सिर्फ लिखता है, और तीसरे में जहांगीर के बारे में वो लिखता है, फिर जहांगीर के राज के बारे में, और जब शाहजहां गद्दी पे बैठता है तब तक के। अब लास्ट सेक्शन में उसने मतलब थोड़ा सा नूरजहां के प्रति अपनी कड़वाहट भी की है मेंशन। और इस किताब से हमें पता चलता है कि हाँ, किस तरीके का सेंट्रल एशिया का उस जमाने में चल रहा था, है ना। यहाँ से भी हमें पता चलता है। इवन इस किताब से हमें पता चलता है कि उस जमाने में क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था, रेवेन्यू कितना जनरेट होता था। इवन शॉल इंडस्ट्री जो कश्मीर की थी, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ। ठीक। फिर जहांगीर के बाद आता है उनका बेटा शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम में बहुत ही फेमस एक किताब आती है, बादशाह नामा, जिसके राइटर थे कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक। और बहुत ही फेमस किताब है ये वाली। इसमें कवर करता है पहले 20 साल जो है शाहजहां के रेन के बारे में, पूरा उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। फिर एक और उसी ज़माने में शाहजहां के कंटेम्प्रेरी एक और राइटर था, जिसने किताब लिखी अमल सलीह, और राइटर का नाम था सलीह कम्बोह। इसमें मेनली जो है सलीह कम्बोह क्या करता है, बायोग्राफिकल डिटेल्स मेंशन करता है, किसके? स्कॉलर्स के, पोएट्स के, शेख्स के, सैयद्स के, और जो नॉवेल्स भी थे उनके बारे में भी। इवन शाहजहां बाद में जो फोर्ट बनाया गया उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बहुत डिटेल से लिखा जाता है। ठीक। फिर इसके बाद आता है शाहजहां के बाद औरंगजेब का राज। तो औरंगजेब के टाइम की एक बहुत ही फेमस किताब है आलमगीर नामा, जो कि मोहम्मद काजिम ने लिखी थी। ठीक। और भी कुछ एक किताबें हैं औरंगजेब के टाइम की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे खुलसात उस सियाक, ये सुजान राय खान ने लिखी थी। एक किताब है नुस्खा ए दिलखुशा, भीमसेन ने लिखी थी। नुस्खा ए दिलखुश कह सकते हो आप, भीमसेन ने लिखी थी। फिर एक किताब है मुंतखब उल लुबाब, खफी खान ने लिखी थी। अब देखो कुछ एक, अब इन किताबों का मतलब, हमें अरेबिक पढ़ने की आदत नहीं है, तो हमें भी कई बार इनका प्रोनाउंसिएशन बोलने में गड़बड़ाहट हो जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे सारे के सारे नाम। ठीक। तो आप देखो, ये जो किताबें हैं, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब देखो ये नाम किताबों के कहीं ना कहीं अरेबिक हैं, लेकिन उनको लिखा किसने है? हिंदू राजाओं ने भी लिखा है, ठीक है, हिंदू राइटर्स ने भी लिखा है। तो इससे पता चलता है कि हाँ हाँ, उस जमाने में अरेबिक जो लैंग्वेज थी, ये पर्शियन नाम भी हो सकते हैं, ये पर्शियन से मिलता जाता है, और इंडिया में तो ज़्यादातर पर्शियन हिस्ट्री थी, तो हो सकता है ये नाम पर्शियन हो। मैं इस बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो ये लोग जो हिंदूज थे, वो देखिए कितने कन्वर्सेंट थे कि उन्होंने ये किताबें भी लिखी है ना। तो अब देखिए भीमसेन की जो किताब है, उससे हमें साफ साफ पता चलता है औरंगजेब की प्रॉस्पेरिटी, औरंगाबाद की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, राइज ऑफ मराठास, मराठा रेड, उस जमाने में ग्रेन के क्या प्राइसेस थे, ये सब हमें पता चलता है। इवन जो जागीरदारी क्राइसिस होती है औरंगजेब के बारे में, वो भी भीमसेन की किताब से हमें पता चलता है। ठीक। फिर जो एक किताब है मुंतखब उल लबाब, है ना, हाफिज खान की, उससे हमें पता चलता है सतनामी और जाट रिबेलियन के खिलाफ बारे में, और ये 3 वॉल्यूम में थी। इसमें हमें मुस्लिम सिख रिलेशंस के बारे में भी पता चलता है, औरंगजेब का जो कॉन्फ्लिक्ट था गुरु गोविंद सिंह के साथ, उसका भी पता चलता है, और बाद में जो बंदा बहादुर के साथ लड़ाई होती है, उसके बारे में भी हमें इसी किताब से पता चलता है। ठीक। तो आप देख रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट होता है हिस्टोरियंस ना, कि वो
अगर वो मेंशन ना करें ये चीज़ों को और कहीं लिखे नहीं तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे कभी भी। क्योंकि अब देखो आर्कियोलॉजी जो है उससे हम सिर्फ गैस ही कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, लेकिन जब रिटन फॉर्म में हिस्ट्री मिलती है लिटरेरी, उसकी तो बात ही अलग हो जाती है ना। हमें बहुत कुछ पता चल जाता है उस ज़माने के कल्चर के बारे में, विचार के बारे में लोगों के। हो सकता है थोड़ा बायस्ड हो, बट फिर भी 90% तो हमें हेल्प हो ही जाती है। क्यों? तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल तो सभी नाम जानते हैं कि कितना फेमस था मिडेवल पीरियड में। अगर इन्होंने कितनी फेमस किताबें लिखी हैं अबुल फजल ने, मानवीय राइटर थे, हिस्टोरियन थे। अबुल फजल किसके भाई थे? फैजी के भाई थे। और इनके फादर बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे, उनका नाम था शेख मुबारक मगौरी। और हम सब जानते हैं कि अबुल फजल अकबर के कितने क्लोज फ्रेंड थे। हालांकि इनकी डेथ हो जाती है 46th ईयर में अकबर के राज में। मतलब इसको डेथ, इनकी हत्या करता है बीर सिंह बुंदेला। सब जानते हैं कहीं ना कहीं जहांगीर के इशारे पे बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। इसके बाद अकबर बहुत गुस्से में आ गए थे और इन्होंने अकबर का कोर्ट ज्वाइन किया था 1574 में, और इबादत खाना 1575 में शुरू हुआ था। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं बहुत ही फेमस, अकबरनामा और आईने अकबरी, है ना। हालांकि अकबरनामा को ये कंप्लीट नहीं कर पाए, बाद में अकबरनामा मुहिब अली खान ने कंप्लीट की। आईने अकबरी जो किताब थी वो 5 भाग में डिवाइड कर रखी है। पहले में तो पूरा इंपीरियल स्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम था। सेकंड में आर्मी के बारे में लिखा हुआ है। थर्ड में पूरे ऑफिसर्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, रेवेन्यू रेट्स के बारे में, हर सूबा के स्टैटिस्टिक्स मेंशन है। चौथी किताब में हिंदू फिलॉसफी, रिलीजन, मेडिसिन, कस्टम और मैनर्स के बारे में दिया हुआ है। और पांचवी में सिर्फ और सिर्फ अकबर की बात की गई है। ठीक, आईने अकबरी। तो अबुल फजल के जो राइटिंग स्टाइल था वो पर्शियन था। और हालांकि उसने अरेबिक ट्रेडिशन को भी कुछ एक मिक्स करने की कोशिश की। अब कैसे मिक्स करने की कोशिश की? अब वो क्या करता था कि राजा के बारे में तो लिख ही रहा है, अकबर के बारे में तो लिख ही रहा है, बट वो आम आदमी के बारे में भी थोड़ा बड़ा लिखता था। ठीक है, कि क्या चल रहा था, किस तरीके से राजा उन चीज़ों को देखता था, और राजा पे उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब भी वो लिखता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अरेबिक ट्रेडिशन की थी, है ना, पर्शियन की नहीं थी। आयन अकबरी में हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है, अंपायर के टोपोग्राफी के बारे में पता चलता है ना। और वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि क्या विचारधारा चल रही थी उस जमाने में। मोनार्क को माना जाता था कि वो गॉड की एक लाइट है, फर्ज इजादी बोला जाता था, है ना। और माना जाता था कि रूलर जो है वो लोगों का वेलफेयर करने के लिए ही काम करना चाहिए। ये सब मतलब बहुत ही आगे की सोच थी उनकी, बहुत ही गजब के ये लोग फिलोसफर्स थे। और उन्होंने अकबर का इस तरीके से दिखाया है कि अकबर के राज के समय में सब कुछ पीसफुल था, प्रॉस्पेरिटी थी, स्टेबिलिटी थी, गुड गवर्नेंस था, है ना। और अकबर बहुत ही रिलीजियस, टॉलरेंट और फ्रीडम पसंद करने वाले थे। बट ये सारी बातें जो इन्होंने अबुल फजल ने लिखी है, ये कहीं ना कहीं इनकी अ, खामी भी बन के सामने आती हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की कि अकबर को आइडियल मैन दिखाया जाए, परफेक्ट मैन दिखाया जाए। उनकी जो वीकनेसेस थी उनको छुपाने की कोशिश की गई, है ना। तो अकबरनामा कहीं ना कहीं बस एक अकबर की स्टोरी है जो बस अकबर ही अकबर करती है, और कुछ खास मेंशन किया नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था फ्रेंड एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपका। तो मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वरना लेक्चर, आप बोर भी हो जाओगे। हम आगे देखेंगे बाकी के पार्ट। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में लाऊंगा, ताकि आप आराम से इसको 2-3 बार सुने। 1-2 बार सुनो। किताबों के नाम मैं समझ सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, बट कोई नहीं, आप 1-2 बार सुनो, 1-2 बार पढ़ो, आपको फुल्ली याद हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्ज़ाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।